ये खबर कोटा से है, जहां बदमाशों ने कांस्टेबल को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। देखिए सीसीटीवी को, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि बदमाश एक कांस्टेबल को थप्पड़ मार रहा है। 2 दिन पहले पुलिसकर्मी से हुई मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 11 जुलाई को बाईपास चौराहे पर कांस्टेबल कुछ लोगों से बात कर रहा था, तभी बदमाश वहां पहुंचकर कांस्टेबल से मारपीट करने लगे। मामले में पुलिसकर्मियों ने थाने में शिकायत भी दी, लेकिन शिकायत के 48 घंटे बाद भी बदमाश पुलिस गिरफ्त से दूर है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 69 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है, जो दुबई से जयपुर लाया गया था। कस्टम विभाग ने दुबई से जयपुर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से आए एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा है। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्करी को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर आए एक संदिग्ध यात्री को कस्टम विभाग ने पकड़ा, जिसके पास से 1400 ग्राम सोना जब्त हुआ। जब्त सोने की कीमत 69 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर आए इस शख्स पर जब कस्टम विभाग के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने इसके सामान की जांच शुरू की। सामान की जांच के दौरान कस्टम विभाग के अधिकारियों को एक मिक्सर ग्राइंडर मिला। इसी मिक्सर ग्राइंडर में आरोपी शख्स ने 1 किलो 400 ग्राम सोना छिपाकर रखा था। जब इस सोने को लेकर यात्री से पूछताछ की गई तो उससे इसके कागजात मांगे गए, तो वो इस बाबत कुछ भी नहीं बता पाया। इसके बाद कस्टम अधिनियम के तहत ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम अधिकारी ने आरोपी यात्री का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है और उसकी विदेश यात्राओं को लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। अजमेर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन की वित्तीय लापरवाही और घोटालों की मार बैंक के ईमानदार ग्राहकों को पिछले कई सालों से भुगतनी पड़ रही है। जूस बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पेट भरने वाला महेश पिछले कई महीनों से परेशान है। एक तो कोरोना संकट की वजह से उनके कामकाज पर ग्रहण लगा है और दूसरा उन्होंने पाई कर जो रकम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराई थी उसकी निकासी पर भी अब आरबीआई ने रोक लगा रखी है। महेश का कहना है कि बैंक के लेन देन पर लगी रोक की वजह से उन्होंने जो रकम अपने बच्चों की शादी के लिए बचाकर रखी थी उसे वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी के लिए अब उनके पास कर्ज लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। 15 साल से मेरे बैंक के पैसे अटके हुए हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से दिलाया जाए। और मैं वैसे ही मेरी बच्ची की शादी है, पैसे की व्यवस्था करनी है, मकान भी ठीक कराना है मेरे को, तो जल्दी से जल्दी मेरे पैसे दिलाए जाए। आपको बता दें कि अजमेर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन की ओर से की गई वित्तीय लापरवाही और घोटालों की वजह से आरबीआई ने इसके सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही बैंक के सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा रखी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुई धांधली की जांच सहकारिता विभाग की ओर से की तो जा रही है, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में महेश जैसे उन लोगों को घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने खून पसीने की कमाई इस बैंक में जमा करा रखी थी। और अब आपको दिखाते हैं भरतपुर से आई एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात यह कि यह तस्वीर एसपी ऑफिस के पास की है। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास कुएं वाले मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में छोटे बच्चों के मुंडन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते देर नहीं लगी। खास बात यह है कि यहाँ बच्चों के मुंडन कराने और उनको बुरी नजर से बचाने के लिए मुर्गों से आशीर्वाद दिलाया जाता है। ये मेला साल में एक बार ही लगता है और हर साल यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर आती हैं। इस मेले में 2 साल के बच्चों का मुंडन कराया जाता है और फिर उनके सिर के ऊपर मुर्गा को घुमाया जाता है, जिससे बच्चे किसी भी प्रकार की बुरी नजर से सुरक्षित रहते हैं। कोरोना की वजह से इस बार इस मेले में 2 साल पहले वाली भीड़ भले ही ना थी, लेकिन भीड़ इतनी भी कम नहीं थी कि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाता। खास बात यह है कि मेले में जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पहुंची थी
उनमें से ज्यादातर ने ना तो खुद मास्क पहन रखा था और ना ही अपने बच्चों को मास्क पहनाए हुए थे। कोटा में अर्थव्यवस्था की धुरी कहे जाने वाले कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कोटा बचाओ संघर्ष समिति ने आज सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और सरकार से कोविड गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थानों को खोलने की गुहार लगाई। हमारे संवाददाता शाकिर अली ने रैली का जायजा लिया। लंबे वक्त से बंद पड़े कोचिंग संस्थान और प्राइवेट स्कूलों को खोलने की मांग अब लगातार की जा रही है और कोटा बचाओ संघर्ष समिति अब आंदोलन की राह पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जिस तरह से काफ़ी वक्त हो गया कोचिंग संस्थानों को जो है गाइडलाइन के मुताबिक भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। उसके बाद कोटा बचाओ संघर्ष समिति ने आज से आंदोलन का आगाज़ कर दिया है और चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन करके सरकार से मांग करेंगे कि जल्द ही कोचिंग संस्थानों को खोला जाए, क्योंकि कोटा के आर्थिक हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं, तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद है। जी, क्या मांग है आप लोगों की, आज से आप सड़कों पर आ गए? हाल ही में अनलॉक 4 अभी सरकार ने घोषणा करी थी शनिवार को, उसमें एक उम्मीद बन गई थी कोटा वालों को कि शायद कोटा कोचिंग का भी उसमें नंबर आएगा खुलने का। लेकिन जब सरकार मल्टीप्लेक्स को खोल सकती है शर्त के साथ में, तो कोटा कोचिंग को क्यों नहीं खोल सकती वो? आज कोचिंग में शिक्षा के अधिकार को बच्चों से वंचित क्यों रखा जा रहा है, जब ये पता है कि ऑनलाइन कोचिंग से बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, बच्चे ऑफलाइन पढ़ने के लिए ही कोटा आना चाहते हैं। हजारों बच्चों के फ़ोन लगातार कोटा में हमारे पास आते हैं संचालकों के पास। लेकिन एक जिद की वजह से, सरकार की जिद की वजह से कि क्या कोरोना से ही अपना जो कोचिंग है वो कोरोना से ही फैलता है क्या 18 साल के बच्चे जो वैक्सीनेट हो चुके हैं और जो कोचिंग के जो स्टाफ वैक्सीनेट हो चुके हैं, उनके साथ में कोचिंग शर्तों के साथ में क्यों नहीं खोल सकती कोचिंग को? सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। भरतपुर के सेवर थाना इलाके के गांव बरसों की एक महिला अपने बच्चों के हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। इस पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई है। मोनिका नाम की ये पीड़ित महिला असम के नलवाड़ी की रहने वाली है। नलवाड़ी में वो होटल चलाती थी, जहां भरतपुर के बरसों गांव निवासी देवीराम से 2015 में उसकी मुलाकात हुई। देवीराम नौकरी का झांसा देकर उसको भरतपुर ले आया। इसके बाद देवीराम ने मोनिका से शादी कर ली और अपने गांव बरसों में ही रखने लगा। लेकिन साल 2019 में देवाराम ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद ससुराल वालों ने मोनिका को उसके बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। बेघर होने के बाद मोनिका किसी तरह छोटी मोटी नौकरी कर गुजर बसर कर रही है। मोनिका का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो अपने दोनों बच्चों के साथ जहर खाकर खुदकुशी कर लेगी। मैं आसाम की रहने वाली हूँ। वहाँ से हमको वहाँ हमारे होटल पे रहते थे और रहते देवी सिंह मेरे होटल पे रहते थे। वहाँ से ऐसे बोल के लाए कि यहाँ पे नौकरी देंगे बोल के हमको यहाँ पे शादी के लिए 2 बच्चे पैदा करवा दिए और आज उसने सुसाइड करके हमको घर से मेरे ससुराल वाले लोग निकाल दिए। उनके लिए मैं हक के लिए सब जगह पे डोल रहा हूँ, कोई नहीं मदद कर रही है। सब जगह किया मैंने, पुलिस मुख्यालय तक पहुँच गई, जयपुर तक पहुँच गई, कोर्ट तक पहुँच गई, यहाँ पे भरतपुर पे। लोकतांत्रिक तरीके से शराबबंदी आंदोलन का जनक राजसमंद जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वैर पंचायत के लोगों ने शराब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जन जन ने मोर्चा खोला है। घर में ठेका, हमारे घर में ठेका। अब मैं पर हल्ला बोला है। बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरकत से अपनी बाज आओ। घर में ठेका, हमारे घर में ठेका। इस गांव से ठेका ले जाओ। शराब के खिलाफ ये बुलंद आवाज उठी है राजसमंद जिले के वैर पंचायत से, जहां लोगों ने एक मत से ये फैसला किया है कि गांव में किसी भी कीमत पर शराब का ठेका खोलने नहीं दिया जाएगा। आरोप का ठेका बंद करो, आरोप का ठेका बंद करो। इसको लेकर गांव वालों ने एक बैठक भी बुलाई और ये फैसला लिया कि शराब ठेके के लिए कोई भी अपनी जमीन नहीं देगा। लेकिन बाहरी शराब ठेकेदार ने रात के अंधेरे में दुकान के लिए कंटेनर रख दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया। महिलाएं शराब के ठेके के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। ग्राम पंचायत हमारे की जो ये मांग है कि हमारे यहाँ शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, उसमें सहयोग प्रदान करें। ऐसा गाँव वासियों ने और ग्रामवासियों की टीम और मौजूदान लोगों ने ठेकेदार और जमींदार से निवेदन किया है
लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वैर पंचायत में शराबबंदी के लिए 15 अप्रैल को मतदान प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना और उपचुनाव के कारण जिला कलेक्टर ने मतदान स्थगित कर दिया था। इसके बाद मतदान के लिए नई तारीख का ऐलान नहीं हो पाया है। कारण 15 तारीख को हमारा जाब्ता उपलब्ध नहीं हो सका और साथ में जो है वो सरकार की नई गाइडलाइन भी आई है कि जिन चीज़ों को अभी आप, क्योंकि संक्रमण थोड़ा तेजी से फैल रहा है, तो जिन चीज़ों को आप थोड़ा डिले कर सकते हो जो नई गाइडलाइन के अनुसार, तो इसी आधार पे जो है जो बरार में होने वाली जो वोटिंग थी उसको स्थगित किया गया और जल्दी शीघ्र ही जो है उसकी सभी लोगों से, पंचायत वासियों से बात करके नई डेट का ऐलान किया जाएगा। अभी तक शराबबंदी को लेकर वोटिंग भले ही ना हो पाई हो, लेकिन गांव वाले शराबबंदी को लेकर पूरी तरह से एकजुट हैं। सरपंच का कहना है कि ठेकेदार ने जो कंटेनर रखा है वो सरकारी नियमों के भी खिलाफ है। ठेकेदार ने नियमों को ताक में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर दूरी पर ठेका लगे, जबकि ठेकेदार ने 150 मीटर दूरी पर ठेका लगाया है। पिछले कई सालों से शराबबंदी को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वैर के लोगों ने शराब के खिलाफ जिस मजबूती से अपनी आवाज बुलंद की है, उसकी गूंज जिम्मेदारों तक जरूर जाएगी और नशे के खिलाफ उनकी ये मुहिम जरूर रंग लाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले का बॉर्डर पंजाब के तस्करों का नया अड्डा बन गया। पुलिस ने बॉर्डर इलाके में बाइक पर घूम रहे पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से की गई पूछताछ में पंजाब तस्करों ने कई राज खोले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों तस्कर बॉर्डर इलाके में 20 किलो हेरोइन के साथ नई खेप लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बीएसएफ और पुलिस की भनक लगने के बाद बाइक छोड़कर फरार हो गए। लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से बाड़मेर में दोनों तस्करों को पकड़ लिया गया। राजसमंद में झील संरक्षण और संवर्धन के लिए नवगठित राज परिंदे नेचर क्लब के सदस्यों ने ट्रैकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे विशेषज्ञों ने दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों को देखने के बाद लोगों की जैव विविधता बचाए रखने की अपील की। परिंदों को बचाने सामने आया नेचर क्लब। प्रवासी पक्षियों को बचाने की पहल। पक्षी विशेषज्ञों की स्थानीय लोगों से अपील। कलकल करता राजसमंद का मीठे पानी वाला झील, चारों तरफ उड़ते परिंदे, किसी का भी मन मोह ले। दुनिया भर के प्रवासी पक्षी मीठे पानी की झील वाले इलाके को अपना ठिकाना बनाते हैं। ऐसे में झील की सुंदरता और इलाके की जैव विविधता के साथ साथ झील के संरक्षण के लिए नेचर ट्रैकिंग कार्यक्रम के तहत देश भर से पक्षी विशेषज्ञ राजसमंद पहुंचे और पक्षियों के दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए स्थानीय लोगों से अपील की। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा प्रशासन से और यहाँ पे जागरूक नागरिकों से, और जो ये राज परिंदे नेचर क्लब जो यहाँ पे सभी जागरूक पर्यावरण प्रेमियों ने जो मंच बनाया है, आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको बचाएं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को, और जो हमारे सभी मनुष्य के साथ जो सभी हमारे जीव जंतु हैं उनकी एक बहुत अच्छी आवासीय स्थल है, इसको सुरक्षित करें, संरक्षित। राजसमंद की झील दुनिया भर के दुर्लभ प्रजाति के परिंदों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने वाले पक्षियों की प्रजाति में ब्लैक हेडेड व्हाइट आइबिज, ब्लैक टेल्ड गॉडविट और विस्कर टर्न, सारस क्रेन, ऑस्प्रे, फ्लेमिंगो, स्पॉट बिल डक, नॉब बिल डक, स्पून बिल स्टॉक, ग्रे हेरोन, पर्पल हेरोन, ओपन बिल स्टॉकर्स सहित 2 दर्जन से अधिक प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। 1660 में स्थापित इस झील के पूर्वी भाग में बड़ी संख्या में देशी बबूल और अन्य ऐसे वृक्ष हैं जो प्रवासी और स्थानीय परिंदों के प्रजनन का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। विशेषज्ञों ने पक्षियों के साथ पेड़ों के संरक्षण की भी बात कही है। आप देख सकते हैं कि राजसमंद का कुछ इसी तरह का स्वरूप पीछे हमें नजर आएगा कि कैसे जलाशय के आसपास जो देसी बबूल हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं और उस बबूल पे चिड़ियाएं अपना निडन करती हैं। कार्यक्रम में आए विशेषज्ञों ने यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल स्थितियों को देखकर प्रसन्नता जताई और निकट भविष्य में पौधारोपण कार्यक्रम के साथ साथ बर्ड फेस्टिवल आयोजित करने का सुझाव भी दिया। अलकेश, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद।
और पीएम मोदी ने एक बार फिर से चिंता जताई है। लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं, बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोग, पर्यटन स्थलों से आने वाली भीड़ पर पीएम ने ये चिंता जताई है। कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, ये समय सावधानी बरतने का है। हर संभव सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। तीसरी लहर को हम न्योता ना दें, ये साफ तौर पर कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो गर्मियों के मौसम में हिल स्टेशन और बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर, और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। पूरा देश और विशेष करके हमारे हेल्थ वर्कर्स, हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए गत 1.5 साल से लगातार परिश्रम किया है। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से लेकर वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इनको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन में वैक्सीन का इतना महत्व है और उसको इस प्रकार से पूरी तरह सेंसिटिविटी से हैंडल किया है। इसलिए मैं आपके सभी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले साथियों को बधाई देता हूं। और जिन 4 राज्यों में अभी कुछ कमी महसूस हो रही है, वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से, और अभी हेमंता जी बता रहे थे कि उन्होंने लॉकडाउन का रास्ता नहीं चुना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का रास्ता चुना। 6000 से अधिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। इसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो सकती है। उस माइक्रो कंटेनमेंट के जोन का जो इंचार्ज होगा उसे पूछ सकते भाई कैसे गड़बड़ हुआ, क्यों नहीं हुआ। वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे। ये पूरी दुनिया के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है। और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। समाज के भी, सिविल सोसाइटी के लोग हो, धार्मिक समाज के जीवन के आगे मुखिया लोग हो, इन सब से बार बार ये बातें आती रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।